दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लखन स्नातक पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेमचंद जी की एक और प्रसिद्ध कहानी अग्नि समाधि। अग्नि समाधि के माध्यम से हम जानेंगे मनुष्य के अंदर छुपे हुए लालच और आलस्य और उसका लोभ उसे पतन के मार्ग पर ले जाता है और वह अपना ही नहीं अपने सगे संबंधियों और अपने परिवार को भी तबाह कर लेता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद कहाँ, किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है, एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी होता है। मजूरी धतूरी में यह स्वर्ग सुख कहाँ, चिलम भरना प्याग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी, प्याग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विहल उठता था। उस पर आत्म विस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मणी रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती तो प्रयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ दिखता था। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला है और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिरास थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। प्याग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता था, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूँ पहुँचते थे कि चौकीदार में यदि कोई काम था तो वह इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम न थे। फिर भी गांव में अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रौब था। वेतन पेंशन थी। जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह प्याग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। प्याग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पूर हाँकता, तो कभी सामने आ जाए उसमें जुट जाता। हसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्दंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं करता। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ा, इसलिए गांव में उसका मान था। इसकी बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जून की बात तो बात ही क्या, जब महतो को यह रद्दी न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधती थीं, तो प्याग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था, परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमत होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मणी भी अब किसी कारण से उसकी पति परायण, उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी। नहीं, उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतः प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मणी बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे दे दम लगाऊं। रुक्मणी ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोएगी। रुक्मणी अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सा सोने का कौर खिला देते हो। जब भी छाती फाड़ती हूँ तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है? हाँ, कह तो दिया, मेरे पास नहीं है। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं
और 4 पैसे मांगता हूँ तो ये जवाब देती है। रुक्मणी तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता? प्याग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए। तब रुक्मणी ने कबाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन प्याग न आया तो रुक्मणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी डाल पर न मिली। उस दिन उसे रसोई ही नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आँख न लगी। शंका हो रही थी, प्याग सचमुच तो विरक्त न हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मणी थाने चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि प्याग आता हुआ दिखाई दिया, पर वह अकेला न था। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंग हुई चादर, लंबा घूंघट, शर्मीली चाल देखकर रुक्मणी का कलेजा धक से हो गए। एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और फिर इस भांति धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। तब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मणी ने प्याग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? प्याग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करिएगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है। प्याग ने तिरछी चेतावनी से देख कर कहा, धुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने के लिए लाया हूँ, नई के आगे पुरानी कौन पूछता है। रुक्मणी ने कहा, चल, मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे न मिले वही पुरानी है। प्याग ने कहा, ला, कुछ पैसे हों तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन तक इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मणी ने पूरा रुपया लाकर प्याग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी। प्याग में चाहे और कोई गुण हो या न हो, यह मानना पड़ेगा कि वह आसमान के मूल सिद्धांतों से शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसे भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मणी अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काट, कभी उपले पात कर बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता सब आधा तो प्याग के हत्थे चढ़ा देती, आधों में घर का काम चलता। वह सौत को काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या, अभी तो कल की बहुरिया है, 2-4 महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी। मैं तो काम करने को हूँ ही। गांव भर में रुक्मणी के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाघ प्याग सब कुछ समझता था, अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मणी ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है, भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूँ ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा अब उसके लिए ऐसे हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे को कोई नहीं पूछता। रुक्मणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजदूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। प्याग पैसों का यार है, यह बात उससे अब छिपे नहीं थी। जब रुक्मणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की ठट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने सील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आवभगत कौन न करता। पहले ही दौर में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है, मतलब कि गेहूं पीसने वाली का, आटा बनाने वाली का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। प्याग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मणी से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मणी बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उससे आश्चर्य होगा कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा सिलिया अंधेरे में बैठी
कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निशंक होकर कहा, तू जाकर आराम से सोती क्यों नहीं है? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की घुमुर घुमुर से भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2-3 महीने तो हो गए हैं, मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। रुक्मणी ने कहा, तुम काहे चाहे न तुम कहो चाहे न कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। सिलिया ने कहा, तुम अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूँ है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। रुक्मणी ने कहा। सिलिया ने रुक्मणी के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों न देंगे? कुछ बेगार करती हूँ, तू न मानेगी। तुम्हारी लौंडी बनकर नहीं रहूंगी, मतलब कि नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। सिलिया ने कहा। यह तकरार सुनकर प्याग भी आ पहुंचा और रुक्मणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने, तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। रुक्मणी ने कहा। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी पीसना कूटना यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में गांठें पड़ गई हैं, मुझसे अब सारा काम नहीं होगा। प्याग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मणी कर लेगी। रुक्मणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा। संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जाती हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई। इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्ठा उठाने न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था, उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा बाहर आने का बिका। सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मणी ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गईं। प्याग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसा स्वादिष्ट वस्तु मैसर नहीं हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोटे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सिलिया ने बोला। सब खर्च कर डाले? कुछ बचे हो तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए प्याग को। प्याग पैसे खनकता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मणी तो 2-4 पैसों में ही टाल देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़ी है, पैसे खाने पीने के लिए गाड़ने के लिए थोड़ी ना है। अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मणी घर का काम करेगी। रुक्मणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया प्याग पर अपना आधिपत्य जमाने रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात से ही उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगती थी। जरा देर दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौटकर भी वह बेकार न बैठती थी। कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुक्मणी उसके प्रबंध में बार बार ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती और गांव में बेचती। प्याग दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि वह किसी तरह हिलाई नहीं हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर घर लौटी तब पसीने से तरती। फागुन का महीना था, तेज धूप थी। उसने सोचा, नहाकर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट है। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि घास कम मिलने पर सिलिया ने क्या किया और रुक्मणी के साथ क्या क्या हुआ और इन दोनों के बीच में अब प्याग क्या करेगा, कि वह किसका साथ देगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए लखन स्नातक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।